लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मैथ्स पोर्शन के सिलेबस में ये एक चैप्टर मेंशन्ड है और आप सभी को मालूम होगा कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा नहीं जाता और जेकेएसएसबी इज मूविंग बैक टुवर्ड्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th ये वाले चैप्टर्स जो है मैथ्स के जेकेएसएसबी वो पूछ रहा है। मिसाल के तौर पे सेट चैप्टर जो है ये क्लास 12th में होता है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स क्लास 12th में होता है, 11th में सेट होता है। तो ये डिफरेंट जो पुराने क्लासेस रही हुई हैं वहाँ पे जो ये चैप्टर्स हैं ये जेकेएसएसबी पूछ रहा है। आमतौर पे जो बेसिक्स होते हैं मैथ्स के, जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, एवरेज, देन यू आई थिंक आप जानते होंगे इसके अलावा भी बहुत चैप्टर्स होते हैं लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, देन स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो ये चैप्टर्स आमतौर पे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, बट क्योंकि अब जेकेएसएसबी ने पूछा है, करना वो है हमें और आप सबकी डिमांड के ऊपर आज मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी बेसिक्स हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के वो आपको मैं इस वीडियो के जरिए क्लियर कर पाऊँ। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेके इस वीडियो को लास्ट तक जब आप देखोगे तो जो भी बेसिक्स है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वो आपके क्लियर होने वाले हैं। और ये वीडियो जो है मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स है वो भी जरूर देख रहे होंगे। मैं आप सबको ये जरूर बोल दूँ, आई एम मिसिंग यू अलॉट। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आप सभी को। जो मज़ा, जो फील ऑफलाइन में आती थी ऑब्वियसली ऑनलाइन में आने में उसको इशू रहता है, वैसा नहीं आता है। और जब हम इन पर्सन फिजिकली किसी से मिलते हैं तो उसमें बहुत अलग रहता है सिनेरियो। तो आई एम मिसिंग यू अलॉट और मैं ये जानता हूँ आप सभी मिस कर रहे होंगे आपके व्हाट्सएप स्टेटस और डिफरेंट जगहों पे जो आप स्टेटस अपलोड कर रहे हो मैं वो देख ही रहा हूँ। तो दोस्तों आप सब भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो है वो भी ज़रूर देख रहे हैं। आपको मैं बता दूँ ये चैप्टर जो है ये बहुत आसान है, बहुत आसान, बस हमें इसके बेसिक्स जो है वो आने चाहिए। तो मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स विद उड़ान। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। तो करते हैं इसके बेसिक्स की शुरुआत। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर के शुरुआत में पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर का नाम है वहां पहले आ गया क्या, वेरिएबल्स, फिर लीनियर इक्वेशन। ये क्या है पहले ये मालूम होगा तो ही तो हम इसके सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वेरिएबल्स जो है ये आपके सामने मैंने ऑलरेडी लिखे हैं ताकि आपका समय बच पाए और आपको समझ आ पाए। देखो कोई भी एक ऐसी वैल्यू, कोई भी एक ऐसा टर्म जिसकी जो वैल्यू है वो बदल सकती है, वेरी कर सकती है, दैट इज वेरिएबल। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा बहुत बार आप सवालों में x लेट करते हो किसी चीज को। तो x की वैल्यू आप मान लो आज अगर मैं x की वैल्यू को 10 देता हूं तो कल मैं x की वैल्यू को 20 भी दे सकता हूं, 40 भी दे सकता हूं। इट मींस जो x की वैल्यू है वो क्या कभी कांस्टेंट है? नहीं। वो क्या एक ही वैल्यू है? नहीं, वो बदल सकती है। वैसे ही y हो गया, z हो गया, इन टर्म्स को हम यूज करते हैं सो दैट हम इनको कोई वैल्यू दे सके और वो वैल्यू जो है वो बदलती है, हर सवाल में अलग अलग वैल्यू रहती है। तो वेरिएबल्स क्या हो गए? वेरिएबल्स ऐसा कुछ जिनकी वैल्यू जो है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती, जिनकी वैल्यू जो है वो बदलती है। तो दिस इज वेरिएबल। तो जितने भी हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पे x, y, z, a, b, c, तो ये सब क्या आ गए? वेरिएबल्स। बिकॉज आज मैं x को अगर वैल्यू दे रहा हूँ 1, फिर मैं x को वैल्यू जो है वो 100 भी दे सकता हूँ, मैं x को वैल्यू जो है वो -92 भी दे सकता हूँ, x को वैल्यू जो है वो मैं 3 भी दे सकता हूँ। तो अगर आप देखो x की वैल्यू जो है वो वेरी हो रही है, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? वेरिएबल्स। ये आपको जरूर मालूम होगा। आगे चलते हैं, कांस्टेंट पे आते हैं। देखो कांस्टेंट क्या हो गया? बिल्कुल उल्टा, एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। अब आज मैं बोल रहा हूं 1 की वैल्यू आज 1 है, कल भी 1 रहेगी और वो आने वाले हर साल तक 1 ही रहेगी ना। 1 की वैल्यू कोई बदल थोड़ी सकती है। तो वो चीजें जो कि कांस्टेंट रहती है, जिनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है, उनको ही हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, देन ये 5, 10, 20, 3.5, कुछ भी वैल्यू हो जाए, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है ये कांस्टेंट्स होते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दोस्तों, इन्हीं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की मदद से हमारे सामने आते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस जैसे कि आपको मैंने यहाँ लिख के भी बताया है, 5x एक एक्सप्रेशन है। फिर मैंने आपको बता दिया 5x + 2, देखो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की मदद से हमारे एक्सप्रेशंस बनते हैं।
फिर ये 2x प्लस वाई लिखा है मैंने, या 5x प्लस 6y प्लस 7z लिखा है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्लियर हो गया। ऐसे कुछ भी जहां पे ये x y z या इनके साथ कॉन्स्टेंट्स जो है वो मिलेंगे आपको, वो आपके सामने एक्सप्रेशंस बन के सामने आएंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे अगर हमें ये चीज मालूम नहीं है कि कोफिशिएंट क्या होता है, तो ये बहुत जरूरी है। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो ऐसे बोला जाता है आमतौर पे कि वेरिएबल के साथ जो अटैच होता है कांस्टेंट, दैट इज कोफिशिएंट। चलो वो सही है, बट वो आधी अधूरी बात है। कोफिशिएंट आप जिसका निकालना चाहते हो ना, उसको छोड़ के उसके साथ जो कुछ भी अटैच्ड है वो कोफिशिएंट है। मिसाल के तौर पे हमसे अगर ये पूछे कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे 3। हमसे पूछे z का कोफिशिएंट क्या है, हम बोलेंगे 4। देन अगर हमसे यहां पूछा जा रहा है कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो सिर्फ 7 नहीं होगा, y के साथ 7x अटैच है, इट मींस 7x विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y। ये चीज समझाना बहुत जरूरी थी। देन अगर मुझसे यहां पूछ रहे हैं कि z का कोफिशिएंट क्या है, तो 43xy जो होगा वो आपका z का कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, जिसका भी आप कोफिशिएंट निकालना चाहते हो उसके साथ जो चीजें अटैच्ड फॉर्मेट में होती है वो उनके कोफिशिएंट होते हैं। ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। आगे देखो, हमें ये मालूम होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की डिफरेंट टाइप्स रहती है, जैसे मोनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, जैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, या फिर ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। ये सब क्या है, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। अब मैं आपको बताऊं, आपको ये जरूर मालूम होगा कि मोनो का मतलब क्या होता है। मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल बोलो या वन बोलो, मतलब अगर आप सिंगल हो तो आप मोनो हो, ठीक है। तो मोनोमियल एक्सप्रेशन एक ऐसा हो गया, वो एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल एक ही टर्म हो, सिर्फ एक टर्म। जैसे यहां देखिए आप 3x जो है ये एक ही टर्म है, तो दिस इज मोनोमियल, और यू कैन से मोनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे 4xy ये भी एक सिंगल टर्म है, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल। जैसे 7xyz ये भी एक सिंगल टर्म है, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल। तो मोनोमियल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आगे बताया भी है, हैविंग सिंगल टर्म। क्लियर हुआ ये पॉइंट। वैसे ही बाइनोमियल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, आपको बाइनोमियल थ्योरम भी है, वो भी मैं जरूर पढ़ाऊंगा आपको। तो बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया, बाय। तो बाय का मतलब होता है टू, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होंगी, वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। तो आप देखिए, मैंने सामने लिख के बताया आपको, 3x प्लस 4z देख पा रहे हो आप। तो प्लस के साथ दो टर्म्स आ गई ना, क्योंकि प्लस के लेफ्ट में भी है, एक राइट में भी है। प्लस ने टर्म्स को दो अलग अलग टर्म्स दिखा के बताई है आपको। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे ये 4xy प्लस 36z, देखो प्लस है ना, तो प्लस से सेपरेशन हो गई ना, एक लेफ्ट में टर्म पड़ी है ये वाली, एक राइट में टर्म पड़ी है ये वाली, तो दिस विल ऑल्सो बी अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर। अगर आगे आप देखो तो मैंने एक और टर्म लिखी है 7z प्लस 6, तो 7z प्लस 6 विल ऑल्सो बी अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन सिंस इट इज कंटेनिंग टू टर्म्स। तो दोस्तों मुझे लगता है ये अब आपको समझ आना चाहिए। तीसरे पे आते हैं, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो ट्राई स्टैंड्स फॉर, ट्राई का मतलब ही क्या हो गया, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पे जान के एक चीज आपको बताने के लिए एक्सप्रेशन उल्टा लिखा है। कैसे, देखो देखो ये टर्म्स हमें दिख रही है 3x प्लस 4y प्लस 5z, कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स हैं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन बोल सकता हूं। ठीक है, 1 2 1 3। ये क्लियर हुआ। आगे देखो आप, यहां कितनी टर्म आ गई, 4y प्लस 7y प्लस 3z, अगेन 3 टर्म्स। तो अगेन ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। गलत, बिल्कुल गलत। वाई, बिकॉज आपने ध्यान से देखा नहीं। ये सिर्फ मत सोचो कि 3 टर्म्स है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4y प्लस 7y जो है ये तो ऐड हो जाएंगे, ये तो सिंगल टर्म बना देंगे, और उसके आगे एक और टर्म है। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 11y, क्योंकि 7 और 4 11, प्लस 3z। तो 11y प्लस 3z क्या एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हुआ या फिर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन हुआ? ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इट मींस यू आल्सो हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस इन ऑर्डर टू सी कि कितनी टर्म्स है इसमें। अब इससे पहले जो मैंने ये लिया ना 3x प्लस 4y प्लस 5z, ये ऐड थोड़ी ना हो सकते हैं आपस में, इसीलिए ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखो, आगे मैंने लिखा है ये 4y प्लस 3x प्लस 2z, तो दिस इज ऑल्सो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। 3 टर्म्स हैं, आपस में ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि y अलग हो गया, z अलग हो गया, और x जो है
वो अलग हो गया। तो दिस इज कंटेनिंग 3 टर्म्स, ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल। नोट एक इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल्स जो इनकी जो डिग्री है वो हमेशा होल नंबर डिग्री होगी। आप इंटीजर्स में नहीं ले सकते, नेगेटिव डिग्रीज नहीं ले सकते। अभी आपके मन में ये आ रहा होगा डिग्री का मतलब क्या हो गया, वो भी अभी आपको बताऊंगा मैं। पावर्स अपने माइंड में आप पावर्स रख लो, अभी सिर्फ डिग्री छोड़िए, पावर्स ले लो आप। तो किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो पावर्स है वो होल नंबर होंगी, होल नंबर के अलावा नहीं होंगी, रूट में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, देन अपॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो सकती है। तो मैंने एक नोट लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो कि पॉलिनोमियल विल ऑलवेज हैव होल नंबर डिग्री, या आप फिलहाल के लिए पावर्स मान लो क्योंकि पावर तो आपको पता है ना क्या होती है। तो पॉलिनोमियल्स की होल नंबर पावर्स होती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो एक बार रिवीजन दे देते हैं, क्विक रिवीजन। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज कभी वेरी करती है, मतलब कभी कांस्टेंट नहीं रहती, ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू बदलती हैं वो वेरिएबल्स। लेटर्स जो होते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब वेरिएबल्स। देन अगर हमसे पूछे कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट ऐसा चीजें हो गई जिनकी वैल्यू जो है वो एक ही रहती है, कांस्टेंट रहती है, 1, 2, 3, 0 एंड सो ऑन। फिर मैंने आपको बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, यही वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को जोड़ के बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिर मैंने आपको बताया कोफिशिएंट क्या होता है, जिसका भी आप कोफिशिएंट निकालना चाहते हो उसके साथ जो टर्म्स अटैच होती हैं वो होती हैं क्या? कोफिशिएंट। देन मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल्स की 3 टाइप बताई, मोनोमियल एक्सप्रेशन सिंगल टर्म, बाइनोमियल एक्सप्रेशन 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन 3 टर्म्स। तो ये क्लियर हुआ। एक नोट भी मैंने आपको बताया, नोट किया है कि पॉलिनोमियल्स की जो पावर या जो डिग्री है वो हमेशा क्या रहेगी? होल नंबर, कभी इंटीजर्स फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती, अपॉन में नहीं हो सकती, रूट में नहीं हो सकती। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मैंने आपके लिए एक सवाल लिखा, अभी मैंने आपको एक नोट करवाया ना, उसी नोट के बेसिस पे एक सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल है। तो अभी जो मैंने नोट लिखवाया उसको इंप्लीमेंट करो। देखो फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं 5x, चलो ये ठीक है क्योंकि x की पावर 1 है, 3y ये भी ठीक है क्योंकि y की पावर 1 है। बट अगर आप देखो ये z जो है ये भी डिनोमिनेटर में है, आप इसको जब न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो होगा क्या? ये बन जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 1/2 z रेज टू पावर -2, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी फिर नेगेटिव हो जाएगी। और मैंने भी आपको बताया नेगेटिव पावर्स तो पॉसिबल नहीं है ना, इट मींस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये क्लियर हुआ? देन ऑप्शन थर्ड अगर मैं आपको बता दूं, अगेन जब आप इसे सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी x रेज टू पावर -3 नेगेटिव पावर। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ अगर आप देखो तो यहां पे देखो 1/4 फ्रैक्शन में आ गया, और मैंने अभी आपको बताया पॉलिनोमियल्स की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इट मींस द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन 2, दैट इज 5। बट अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ तो x ही नहीं है, यहाँ तो y नहीं है, यहाँ तो z नहीं है, ये कैसे पॉलिनोमियल हो गया? तो मैं आपको बताऊं यहाँ x भी है, आप लेना चाहो y भी है, लेना चाहो z भी है, देखने का नजरिया होना चाहिए बस। वो कैसे? देखिए, क्या मैं इस 5 को ऐसा नहीं लिख सकता 5x रेज टू पावर 0, because anything raised to power 0 is what? 1. Then next raised to power 0 is 1, and 1 into 5 is 5. So you can write like this, and 0 क्या आ गया? ये एक whole number आ गया, because whole number starts from 0, और यही तो मैंने आपको नोट में लिखवाया था। तो it means the right answer is option second, that is 5। तो अब आपको समझ पड़ा कि किस तरह से आप पॉलिनोमियल्स में फर्क कर सकते हो, आपको पता चले कि रियलिटी में पॉलिनोमियल कौन है और खाली जो धोखा है आंखों का वो कौन है। ठीक है, चले आगे। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? डिग्री। अभी मैंने आपको 2-3 बार डिग्री जो अल्फाज है वो भी मैंने बोला। अब डिग्री होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो किसी भी एक्सप्रेशन में जो पावर्स होती है ना वेरिएबल्स की, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी ना, हाईएस्ट पावर, दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन। देखो मैंने बताया है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स of the individual terms will be the degree of that expression। और इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए सामने लिए कुछ एग्जांपल्स, यहां देखते हैं और अभी हमें समझ आ जाएगा। देखो आराम से समझिएगा। 9 सिंपल लिखा है, मैंने अभी आपको बताया। 5 को कैसे लिख सकते हो आप? यू कैन ऑल्सो राइट 9 लाइक दिस, 9x रेज टू पावर 0। सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म है, सिंगल पावर हुई तो वही पावर जो होगी वो इसकी डिग्री रहेगी।
तो यहां डिग्री क्या आ जाएगी हमारे पास 0। क्लियर है? देन x प्लस 70, x प्लस 70 का मीनिंग क्या हो गया कि यहां पे x प्लस 70 x रेज टू पावर 0 है। देन यू कैन सी क्लियरली कि डिग्री यहां पे क्या होगी, हाईएस्ट पावर। एक पावर 0 है, एक पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट कौन सी होगी 1, तो डिग्री यहां पे आ गई हमारे पास 1। अगेन सी द थर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तो डिग्री क्या होगी यहां पे ऑब्वियसली 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2। यहां डिग्री क्या होगी 3, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 3। यहां तक बच्चों को मालूम पड़ता है। ये जो फोर्थ पॉइंट लिखा, अगर मैं यहां पूछूं बच्चों से कि ये डिग्री क्या रखता है, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली से सर डिग्री इज 4, बट दिस इज रॉन्ग, द डिग्री इज 5, बिकॉज 3 और ये 2 भी है साथ, डिग्री इज 5। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर जब when bases are same powers are added तब होता है, यहाँ बेसिस तो अलग है x और y, बट मैं आपको बता दूं डिग्री के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि पावर्स कितनी है, चाहे बेसिस अलग क्यों ना हो, यू हैव टू ऐड दीज वैल्यूज 2 and 3 बिकॉज और सिंस इट इज अ सिंगल टर्म में ये चीज वैल्यू वैलिड होती है, आपको चेक करना है। मान लो यहाँ z रेज टू पावर 2 भी होता तो 2 + 3 5 प्लस z का 2, 5 + 2 इज व्हाट 7, तो डिग्री कितनी होती है 7। तो मुझे लगता है ये मालूम पड़ गया अब आपको, और इसी के लिए मैंने एक आपके लिए एमसीक्यू लिखा है और आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट पॉलिनोमियल 2x टू पावर 5 माइनस 2x टू पावर 6 y³ z x टू पावर 5, ये प्लस में चल रहा है, y² z टू पावर 4। अगर हमसे यहां पूछ रहे डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट पावर देखनी है ना मुझे, इस टर्म की पावर कितनी है 5, इसकी कितनी है 6 और 3 9 और 1 10। ये z के ऊपर 0 नहीं लिखा मैंने, ये सर्कल डाला हुआ है, इसके अंदर वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि z रेज़ टू पावर 1 है, तो ये 10 हो गया। और यहाँ पे कितनी है 5 + 2 7 + 4 11, द हाईएस्ट पावर इज 11, हेंस द डिग्री विल बी 11। क्लियर है दोस्तों? तो अब चलते हैं आगे, आते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स पे जिनके ऊपर हमारे सवाल जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। तो मुझे लगता है शायद ये सवाल ऊपर से विजिबल नहीं था, तो मैं इसको वापस नीचे ले आता हूं। अगर आपको विजिबल नहीं था, अब आप देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्लियर है? चले आगे, आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। अगर विजिबल नहीं है ऐसे भी ठीक कर देता हूं, जस्ट वेट। अभी विजिबल है? यस, नाउ इट इज विजिबल। चलो भाई, अब देखते हैं कि हमारे पास जो पूरा एक चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमने ये सीखा कि वेरिएबल क्या होता है, बट हमने अभी तक ये नहीं सीखा कि इक्वेशन क्या होता है। जब भी एक्सप्रेशंस जो हमने समझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें इक्वल टू सामने आ जाए, इक्वल टू लिखा हो, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में टर्म्स होंगी, राइट साइड में टर्म्स होंगी, तो इक्वल टू के आने के बाद उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या हो गई, जैसे ये देखो सामने मैंने आपके लिखा है 3x + y = 5, तो ये अगेन सॉरी इज विजिबल, जस्ट अ सेकंड, नाउ इट इज विजिबल। तो ये जो मैंने लिखा 3x + y = 5 इक्वल टू आ गया ना, इसकी वजह से ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई। बट इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे ये बताइए कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज 1। तो जब डिग्री 1 होगी तो याद रखिएगा वो क्या होगा, वो होगा लीनियर इक्वेशन। अब क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x आ गया एक y आ गया, तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और यही आपका चैप्टर है। आगे चलो, आगे मुझे बताओ 3x² + y = 1, इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री इज 2 बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 2, और जब डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैंकिंग एग्जामिनेशंस में जरूर सुना होगा, डिग्री 2 होती है। और आज के बाद इक्वेशन को मैं भाई EQUATION ऐसा भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू डाल के n भी लिख सकता हूँ, EQ डाल के रेज टू पावर n भी लिख सकता हूँ, ये अब आप समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं, द आगे वाली इक्वेशन इज 4x³ + y = 3। तो ये जो इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो, डिग्री कितनी आ गई 3, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 3 एंड दिस विल बी अ क्यूबिक इक्वेशन। जब डिग्री 3 होगी क्यूबिक इक्वेशन। एंड द लास्ट वन इज
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। अब आप मुझे बताइए यहां डिग्री कितनी है, अगेन 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये होगी लीनियर इक्वेशन। बट वेरिएबल कितने हैं इसमें, एक z है, एक y है, एक x है, वेरिएबल है 3, तो ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में हो गई, ये हो गई 3 वेरिएबल्स में। अभी क्लियर हो गया। तो जब 3 वेरिएबल्स में आएगी, ये आपका चैप्टर नहीं है, आपका चैप्टर ये है, ना ही ये है, ना ही ये है और ना ही ये है, आपका चैप्टर जो है वो ये है। क्लियर है। तो आप सभी ये वीडियो जो देख रहे होंगे, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, उसमें मैं कुछ बच्चों के नाम जरूर लेना चाहूँगा, अतुल एंड कंपनी, देन ये सुबह वाले बैच में गौरव एंड कंपनी, और जितने भी स्टूडेंट्स ये सब देख रहे हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, बहुत याद आ रही है आप सबकी, बिकॉज अब यहाँ पे आप सामने बैठे हो तो फिर हंसी मजाक भी कर सकता हूँ मैं, ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो इक्वेशन क्या होती है ये हमने सीखा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। अब इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की मैं क्या लिखूंगा, जनरलाइज्ड फॉर्म। तो जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म। अब यहां देखो, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है दैट इज a, y के साथ जो कोफिशिएंट होता है दैट इज b, और जो कांस्टेंट होता है दैट इज c। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ करूं कंपेयर, देन टेल मी द वैल्यू ऑफ a। द वैल्यू ऑफ a विल बी 3, बिकॉज यहां x के साथ a है, वहां x के साथ 3 है। एंड द वैल्यू ऑफ b विल बी 1, बिकॉज यहां y के साथ b है और वहां y के साथ कितना है, 1। देन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज व्हाट, 5 लग रहा है आपको, तो गलत लग रहा है, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड होना चाहिए कांस्टेंट, वहां इक्वल टू के राइट साइड कांस्टेंट है। यू हैव टू टेक दैट वैल्यू 5 टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द इक्वेशन, left of the equal to sign. It means that 5 will become -5. And when I ask you the value of c constant, then you have to say -5, not 5, because here the 5 is on the right side of equal to. You have to take it to the left side. Clear हो गया ये? तो ये थी जनरलाइज्ड फॉर्म किसी भी एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। अब आते हैं उस काम के ऊपर जिसपे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक्स खेल लिए हमने, एक लास्ट वाले बेसिक्स जो रहते हैं उनको सीख लेते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊंगा सवाल। अब देखो क्या सीखना है हमने। अभी हमने एक जनरलाइज इक्वेशन पढ़ी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैंने एक और इक्वेशन ली, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और क्योंकि दो इक्वेशंस है तो a के फुट पे a1, b के फुट पे b1, c के फुट पे c1, एंड यहाँ a के फुट पे a2 दूसरी वाली इक्वेशन में, b के फुट पे b2 एंड c के फुट पे c2। ये क्लियर हो गया। तो दो इक्वेशंस हमने ले ली। याद रखिएगा ये जो भी इक्वेशंस होती है, ये इक्वेशंस किसकी होती है, इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। और क्वेश्चन क्या वाला है, ठीक हो। तो ये क्योंकि अगर मैं इनका नाम नहीं लेता, उसने मुझे बोला था, मेरा नाम नहीं लिया। इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, ये लाइन की इक्वेशंस है, ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। अब आपको मैंने ये बता दिया कि ए बी और सी क्या होते हैं, या a1 b1 c1 या a2 b2 c2 क्या होते हैं, ये आपको मालूम पड़ चुका है। तो याद रखिएगा जब आपको दो इक्वेशंस दी होंगी और आपको पूछा जाएगा बताइए इसका सोल्यूशन क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो, तो याद रखिएगा हमारा सॉल्यूशन जो है वो कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन एंड इज कॉन्सिस्टेंट। उस पे बाद में आते हैं। सॉल्यूशन हमारा यूनिक होगा, और जब सॉल्यूशन निकलता है उसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस। ये क्या यूनिक, ये क्या कंसिस्टेंट, इस पे आएंगे अभी हम। पहले अब याद कर लो मैं बताना क्या चाहता हूं। अगर ऐसा हो, ऐसा कैसा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये सब बराबर हो, तो याद रखा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसका आंसर होगा। और क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है, अगेन इट विल बी कंसिस्टेंट। एंड द थर्ड वन इज, अगर ऐसा हो जाए कि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, बट वो बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के, देन यू हैव टू से there will be no solution and the equations will be inconsistent, क्योंकि solution नहीं निकला। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं दोस्तों, आपने देखा एक इक्वेशन आपके सामने है। अब ये जो इक्वेशन है जरूर इसमें कोई x और y की वैल्यू फिट करके हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। जैसे यहां मैं x की वैल्यू अगर डालूं 1 और y की वैल्यू डालूं 2, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज व्हाट 5। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। क्या x और y की अगर सिंगल वैल्यू ही हमारे पास है, और अगर सिंगल वैल्यू से ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, किसी और वैल्यू से नहीं हो रही,
देन आई विल से दैट इट विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। और अगर एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज डाल के भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और एक्स और वाई की किसी भी वैल्यू को डाल के इक्वेशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, देन आई विल से दैट इट विल कंटेन या दीज इक्वेशंस विल कंटेन नो सॉल्यूशन। और उसको बोलेंगे ये खराब है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, गलती से किसी ने बना दी। ये क्लियर हुआ आपको? तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग हो गया एक ही सॉल्यूशन, मतलब एक्स एंड वाई की एक ही वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपको वो दे रहा है क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज निकलेगी। और अगर नो सॉल्यूशन आ रहा है तो एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू डालो, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करने वाली है। अब आते हैं हम लाइंस के ऊपर जिस पे सवाल पूछते हैं। तो भैया अगर आपको दो इक्वेशन दी है और अगर आपको उसका यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, मतलब इक्वेशन कंसिस्टेंट है, यूनिक का मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई की एक सिंगल वैल्यू होगी। तो देखो दो लाइंस हैं, जब वो कटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो कितनी वैल्यूज पे इंटरसेक्ट करती है भाई? वो करती है सिर्फ एक ही पॉइंट पे। तो ये जो एक ही पॉइंट है इसको बोलूंगा कि एक्स और वाई की सिंगल वैल्यू आ गई। तो हमारी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो होगा क्या? होगा ऐसा कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, मतलब बहुत बार टच कर रही हैं, तो बहुत एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, बहुत सारी। उसी को बोला जाता है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने एक व्हाइट लाइन ली है और उसके ऊपर मैंने एक लगभग ब्राउन कलर की लाइन ड्रॉ की है, कोइंसिडेंट लाइंस है। तो जब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे तो आंसर क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस। ये समझ आया आपको? और जब कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा, मतलब ये दोनों टच ही नहीं कर रही, ये दोनों टच ही नहीं कर रही का मतलब क्या हो गया? ये दोनों टच ही नहीं कर रही का मतलब क्या हो गया? कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और जब पैरेलल लाइंस होंगी तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो इसे क्या बोलूंगा? नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट या फिर पैरेलल लाइंस। ये दोस्तों बेसिक्स थे आज इस लेक्चर के। एक बार क्या करते हैं क्विक रिवीजन। अगर A1/A2, अगर A1/A2, देखो मैं आपको एक बार बोल रहा हूं, देख लो जल्दी से देख लो, और अब आप नहीं देखोगे, ठीक है? कसम लगे मम्मी की आपको। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो तो हम क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट। अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 तो हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हम बोलेंगे सॉल्यूशन निकल रहे हैं बहुत सारे तो कंसिस्टेंट। और इस केस में जब बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? लाइंस होती हैं पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट। और जब पीछे वाला यूनिक सॉल्यूशन में लाइंस क्या करती है? इंटरसेक्ट। और तीसरा A1/A2 is equal to B1/B2 but it is not equal to C1/C2, then we can say that the equations will be inconsistent since there is no solution, and when there is no solution the lines will be parallel. ये बेसिक्स है दोस्तों आज की वीडियो के। मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स दी हुई है हमारे सोशल मीडिया चैनल्स की, आप उनको ज्वाइन या फॉलो कर सकते हो। दोस्तों रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए शुक्रिया, टेक केयर, गुड बाय।